अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीखें तो कई बार पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अब जो 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया है, ये किसी और ने नहीं किया बल्कि ख़ुद पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब ने किया है। और जब तारीख का ऐलान किया जा रहा था तो नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ खड़े थे। लिहाजा अब ये तो तय है कि वो इस तारीख पर पाकिस्तान आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ को वापसी पर किन मुश्किलात का सामना होगा। जो मुकर्रर तारीख जो ज़मानत दी थी उनके भाई ने, शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर भी वो वापस नहीं आए, तो फिर कानून ने उन्हें इश्तिहारी कर दिया। अब अगर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आते हैं पाकिस्तान तो उनके पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ जहाज़ में सवार होने से पहले ही हिफाजती ज़मानत ले लें और फिर पाकिस्तान आएँ ताकि उनको गिरफ्तार ना किया जा सके और फिर वो केस में दोबारा अपील के ज़रिए कोई रिलीफ हासिल करे। लेकिन यहाँ कानून ये कहता है कि उनके जेल जाए बगैर अपील दायर हो ही नहीं सकती, लिहाजा ये ऑप्शन तो फेल है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि नवाज शरीफ जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करें, उनके वकला अदालत में हिफाजती ज़मानत या राहदारी ज़मानत के लिए अप्लाई करें कि नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से ही इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए थे, इसलिए उन्हें हिफाजती ज़मानत मिलनी चाहिए और फिर वो जेल जाए बगैर अपील में जाएं। ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर पहले सरेंडर करें, फिर जेल जाएं, फिर अदालत से रिलीफ के लिए वो रुजू करें। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से जुड़े जितने भी सियासी और कानूनी चैलेंजेस हैं उनके हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। 1 महीना रह गया है। नवाज शरीफ साहब की डीवी डेट के मुताबिक उनकी वापसी में बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर रखी है और यहाँ तक बता दिया है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लाहौर मीनारे पाकिस्तान आएंगे। इस पर भी पार्टी के अंदर तजाद भी है, इख्तलाफ भी है कि वो रैली की सूरत में मीनारे पाकिस्तान जाएं या डायरेक्ट ही मीनारे पाकिस्तान वो लैंड करने के बाद वहाँ पहुँचें। कल लंदन में मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, ज़रा देखिए। अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। फकीदुल मिसाल वहाँ पर इस्तकबाल होगा और फिर मीनारे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ जलसे में जिंदगी के हर तबके के जो शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक मेहमान बन के दोबारा वापस आएंगे और सफर को वहीं से शुरू करेंगे। इससे पहले नून लीग का प्लान ये था कि नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से रैली की सूरत में जलसा गाह तक लाया जाएगा। एक सवाल ये भी है कि अगर उस दिन सब कुछ वैसा ना हुआ जैसा नून लीग चाहती है तो फिर क्या होगा। अगर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो नून लीग की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि एयरपोर्ट से नवाज शरीफ की अच्छी यादें वाबस्ता तो नहीं है। सितंबर 2007 में नवाज शरीफ 7 साल जलावतनी के बाद लंदन से जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे तो मुशर्रफ हुकूमत ने उन्हें ज़बरदस्ती वापस सऊदी अरब भेज दिया था। दूसरी बार जुलाई 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था। जुलाई 2018 की आज भी की तरह आज भी मुल्क में एक निगरान हुकूमत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक करने का इंदिया दिया है। क्या उन्होंने कहा, ज़रा देखिए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे, इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। अब देखना यह है कि जो नवाज शरीफ ने अपनी वापसी से पहले एक सख्त नज़रिया, एक सख्त बयानिया अपनाया हुआ है, क्या उन्हें उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है ताकि वापस आएँ तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना हो। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कल एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर का ये यकीन दहानी करवानी पड़ी मीडिया को कि वो 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल होगा। ये उन्होंने एक दफ़ा फिर जो यकीन दहानी करवाई, मीडिया से बात की, क्या ये उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए था जो शहबाज शरीफ साहब 2 दिन पहले पाकिस्तान पहुँचते हैं, अगले दिन ही वापस वो लंदन चले जाते हैं। कहा जा रहा था कि कुछ ख़ास पैगाम लेकर गए हैं, उस हवाले से, उस बयानिए के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा को लेकर, जनरल फैज़ को लेकर अपना रहे हैं, क्या यही। और फिर कहा जा रहा था कि हो सकता है अब नवाज शरीफ की वापसी की जो डेट है उस पर रद्दो बदल हो, वो वापस ना आ सके क्योंकि जैसा वो बयानिया अपना रहे हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो क्या इसी तासुर को ज़ाइल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को कल एक बार फिर फोकस करना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वापसी उनकी 21 अक्टूबर को ही होगी?
शाजिया, आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं और मियाँ साहब की वापसी के मुतल्लिक आपने लीगल और टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उनकी भी आपने सारी बात कर दी है, ऑप्शन भी आपने डिस्कस कर दी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जो वापस आने की बात है, वो पहली दफ़ा जिस तरह आपने कहा है कि पहली दफ़ा सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि 21 को आएंगे, 21 अक्टूबर को। अब उससे पहले आप कहते हैं बहुत सारी तरीक़े दी, किसने दी, कौन देता रहा, मीडिया क्या चस्के लेता रहा, क्या मज़े लेता रहा, लेकिन पार्टी की तरफ से और पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से या मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से कभी भी वापसी की डेट नहीं दी। लेकिन मीडिया के मुंह में ना डाले, मीडिया खुद नहीं देता रहा। जावेद लतीफ़ साहब देते रहे, हम बताते रहे, अयाज सादिक साहब देते रहे, हम बताते रहे। मीडिया ने अपनी तरफ से कोई डेट नहीं दी। नहीं, वो पूछते रहे, वो बताते रहे, वो बस अपने साहब से बताते रहे, उसी का जवाब तो वो देंगे। लेकिन मैं भी कहता हूँ वो जो बात आप करते हैं ना, एक किस्म का आप बताना चाहते हैं कि डेटें दी और मियाँ साहब नहीं आए। मियाँ साहब ने कभी भी डेट नहीं दी। हमारा यही था कि जब तक पार्टी फैसला करे और उनका डॉक्टर्स उनको इजाज़त ना दें, वो नहीं आएंगे। उसी वक्त आएंगे जब डॉक्टर इजाज़त देंगे या पार्टी फैसला करेगी। अब पार्टी ने फैसला किया है कि इलेक्शन में उनकी क़यादत की हमें ज़रूरत है। वो कायद हैं पार्टी के और लोग वोट बैंक है उनका, लोग उनको वोट देते हैं। उन्होंने परफॉर्म किया है, डिलीवर किया है, अच्छी गवर्नेंस दी हुई है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हुई है। मतलब कि पार्टी ने ज़रूरत महसूस की तो डॉक्टर्स ने भी इजाज़त दे दी। नहीं, डॉक्टर्स ने तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे से उनकी तबीयत ठीक थी। अगर थोड़ी बात है भी है तो पॉलिटिकली हम महसूस करते हैं कि उनको आना चाहिए। खैर, ये तो बात है कि अब जो दोबारा बात हुई है वो लंदन में गए हैं और डिस्कशन आजकल, क्योंकि उनके आने का प्रोग्राम है 21 को, तो डिस्कशन फ़ोनों पे कोई भी इशू हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, प्लान करना हो, कोई आने जाने का हो, तो मेरा लिए वो बेहतर होता है कि बैठ के कोई वहाँ पे जो लोग वहाँ होते हैं या मियाँ साहबा, दोनों मियाँ साहबान और दूसरे लोग पार्टी के, बैठ के वो देखें कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। रैली की सूरत में जाना है, जलसेगाह में सीधा जाना है, एयरपोर्ट पे उनको सीनियर क़यादत ने लेना है। तो इस बात पे इख्तलाफ है अभी भी क़यादत में कि रैली की सूरत में एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान लेके जाएंगे या वो लैंड करने के बाद डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, कोई रैली नहीं होगी, कोई जुलूस की शक्ल में नहीं लेके जाएंगे। इस बात पर भी इख्तलाफ अभी भी है, कुछ डिसाइड हुआ? अभी मेरा ख्याल है अभी इसमें फाइनल चीज़ नहीं हुई कि वो रैली की सूरत में जाएंगे या डायरेक्ट जाएंगे मीनार पाकिस्तान। लेकिन ये एक चीज़ तय है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे वो उस दिन, और वहाँ अपने मुस्तबिल का जो है, जो 10 लाख बंदा एयरपोर्ट पे आना था, वो 10 लाख बंदा डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएगा। देखिए, आप 10 लाख की बात करें, 20 लाख की बात करें, ये एक सिंबॉलिक बातें होती हैं कि एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, लोग आएंगे और इनका एक उनकी मुताबिक जो बहुत बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं वो इस वक्त, और तो उनके मुकाबले का कोई ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल स्टेचर इतना बड़ा हो, जिसका जिन्होंने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हों, जिन्होंने डिलीवर किया और इतनी जदोजहद भी की हो डेमोक्रेसी के लिए, और सारा कुछ उनका आपने देखा है सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए। तो ये बातें मैं समझता हूँ एक तारीख है और एक हकीकत है। तो मियाँ साहब जब फाइनल चीज़, ये तो आपकी प्लानिंग है ना, ये तो इसको प्लान ए कर लें, तो क्या इसका मतलब है अगर आप लोग ये प्लान कर चुके हैं कि वो मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा करेंगे, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा शहबाज शरीफ के बकौल, तो जो कानूनी सारी पेचीदगियाँ थी उस बारे में भी मामलात सारे तय हो चुके हैं? वो जेल से अस्पताल गए, अस्पताल से सीधा लंदन चले गए, वो चीज़ें तो अपनी जगह पर बरकरार हैं, तो कैसे वो जाकर जलसा कर सकते हैं? क्या गिरफ्तारी का कोई आप लोगों को वो नहीं है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है नवाज शरीफ साहब की? नहीं, देखिए, लीगल टीम ने मेरा सारे देखा हुआ है कि उसकी जो कानूनी पोजीशन है क्या है। लेकिन एक बात की तो हमें तवक्को है कि मियाँ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो केसेस हैं वो भी आपको पता है, जिस तरह केसेस बने, जिस तरह बनाए गए, जिस तरह सजाएं हुई, वो किसी से डिकी चुभी बात नहीं। जिस तरह डिक्टेशन दी गई, जिस तरह जहाँ टाइप हुए, जहाँ सारी चीज़ें चली, तो वो सारे मामला आपके सामने है। कामा साहब के पास सामने है, पनामा के केस किस तरह हुए, कौन से बेंच थे, क्या होता रहा, किस तरह GIT बनी। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब का कानून को फेस करना
एक उनकी तारीख है और हमेशा उन्होंने अदालतों का और कानून का एहतराम किया है। आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हो 3 दफ़ा का और वो JIT के अफसरों के सामने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पेश होता रहा, ये बहुत बड़ी एक मैं समझ तारीख है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर से निकल भी जाते हैं तो 30-40 पेशियां अदालत में नहीं जाते और बैठे रहते हैं, जाए जो करना मेरा कर लें। तो मकसद ये है कि उन्होंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, अदालतों में भी पेश। लेकिन इस वक्त जो एक बयानिया बना रहे हैं उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? 3 साल उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। जनरल बाजवा पर तनकीद उन्होंने जब मुझे क्यों निकाला का उन्होंने एक राग अलापना शुरू किया या कहना शुरू किया कि मुझे बताया जाए मुझे क्यों निकाला, तब जनरल बाजवा पर तनकीद करते थे, जनरल फैज़ पर तनकीद करते थे। या लंदन में शुरू में 3 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, जब वो गए थे तब वो तनकीद करते थे। बीच में खामोशी रही, काफ़ी देर तक खामोशी रही, लेकिन अब एक बार फिर से वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और अदलिया को लेकर साबिक जो जस्टिस हैं उन पर लेकर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। क्या यही वजह थी शहबाज शरीफ के वापस जाने की कि उनको रोका जा सके कि ऐसा बयानिया ना अपनाए? देखिए मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी नहीं बात, कोई इशू होंगे आने के मतलब इस्तकबाल के मतलब, तो वहाँ पे डिटेल डिस्कस करना होगा जो उन्होंने की, और वहाँ पे बात भी उन्होंने बाद में शहबाज साहब ने कर दी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब देखें, उनकी एक स्ट्रगल है और हमेशा ये रही है कि अदारे अपने हदूद में रह के काम करें, और जब बात करते हैं तो मेरा हाल है उसमें सारी कौम की आवाज़ शामिल होती है। अब आप लोगों को तसल्ली है, इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ज़्यादा अच्छा होता, एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी ये तब ख़त्म होती जब इलेक्शन कमीशन बाकायदा डेट अनाउंस करता। मैं भी ऐसे इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ जनवरी का लास्ट वीक कह दिया है, 54 डेज की बात भी हुई, तो वहाँ डेट फिक्स कर देते तो शायद अब भी लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ है कि उन्होंने ये एक अनाउंस कर दिया कि हम जनवरी में लगाएंगे, लेकिन अगर डेट दे देते तो और ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के बड़े बड़े केसेस दोबारा खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब तरमीम को कलअदम करार देने के बाद मुख्तलिफ नैब ब्यूरोज़ ने बंद केसेस और रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पहुँचाना शुरू कर दिया है। यानी दर्जनों सियासी शख्सियात के खिलाफ केसेस जहाँ रोके गए थे, अब वो कार्रवाई दोबारा वहीं से शुरू होगी। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस दोबारा बहाल हो गया है, जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक और सुलेमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस भी खुल गया है। ये तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा की एक बड़ी वजह नैब केसेस का भी दोबारा खुलना है। इसी तरह दोबारा केसेस खुलने पर आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ समेत पीपल्स पार्टी के दर्जनों सियासतदान दोबारा नैब के शिकंजे में आ सकते हैं। शायद इसी तरफ बार बार और रिहाई मिलने के बावजूद गिरफ्तार होने वाले चौधरी परवेज़ इलाही ने न सिर्फ इशारा किया है बल्कि सियासतदानों को मशवरा दिया है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें तमाम सियासतदान इलेक्शन से पहले हिफाजती ज़मानतें करवा लें। क्या वाकई नैब केसेस खुलने के बाद हालात उसी तरफ जा रहे हैं? सवाल ये भी है कि नैब के दोबारा एक्टिव होने के से मुल्क की जो सियासत है और जो इलेक्शंस होने वाले हैं, कैंपेन्स शुरू होनी है, नवाज शरीफ की वापसी का बड़ा शोर है, इससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं सियासी लिहाज से? इसी पे बात करूंगी। मुझे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, जिस तेज़ी से नैब केसेस रेफरेंसेस दोबारा से खुल रहे हैं, जहां मामलात रुके थे सियासतदानों के, वहीं से सब चीज़ें दोबारा शुरू हो रही हैं नैब तरमीम कलअदम करार देने के बाद, सवाल ये है कि अब तो इलेक्शंस का भी ऐलान हो चुका है, नवाज शरीफ की वापसी का शोर है, तो इससे सियासत और जो एक कैंपेन्स चलनी है, क्या इस पर असरात इसके मुरतब हो सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये एक खुशआइंद बात है और इलेक्शंस और ये एहतसाब पैरेलल चल सकता है। जो आदमी नीट एंड क्लीन है उसके पेपर्स एक्सेप्ट होने चाहिए, और जिसके अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए या टीटीओं के ज़रिए पैसे आए हुए हैं, वो पेपर्स रिजेक्ट होने चाहिए। और खौफ भी गालिबन उन्हें को ही होगा कि जिनकी ऐसी इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज अगर तो ऑनेस्टली नैब जोन सी है वो इसमें आगे बढ़ती है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं
कि नैब में चेयरमैन साहब भी नए आ गए हैं, डिप्टी चेयरमैन भी गालिबन नए आ रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी नए आ रहे हैं, और ये ऐसे दौर में आ रहे हैं कि जो कि कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि दे वुड मीन बिजनेस, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जी वो आएंगे तो उससे कोई इलेक्शन पे फ़र्क पड़ता है। अगर नैब के केसेस चलते हैं तो बिल्कुल इनको चलना चाहिए। मतलब ये मतलब जो बात आप कर रहे हैं कि जो क्लियर है उसको बिल्कुल उसके कागजात एक्सेप्ट होने चाहिए। अगर ये इतना सादा मामला होता और इतना हमारी प्रोसिक्यूशन ज़बरदस्त होती, ये केसेस को निपटाने का जो प्रोसेस है इतना फास्ट होता, तो सारे केसेस ख़त्म हो चुके होते ना, कईयों को सज़ाएं मिल चुकी होती, कई बाइज़्ज़त बरी हो चुके होते। लेकिन सारे केसेस वैसे के वैसे हैं। जो फिर जो हमारा नैब कवानीन है, 90 दिन का रिमांड के साबित अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन 90 दिन के लिए आपने रख लेना। इसी तनाजुर में मैंने आपसे पूछा था कि अगर नैब किसी को पकड़ लेता है तो 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको अंदर रखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? नहीं, 90 दिन वाला नहीं। नैब की जो रिमांड पीरियड है वो 14 डेज हैं, और उसके बाद 2023 में उसको चेंज कर दिया गया था जब सदर साहब, तो फिर 30 डेज कर दिया गया था। 30 डेज का रिमांड है, जरूरी नहीं 30 डेज का मिले। लेकिन अब ये देखिए ना, बात नैब की प्रोसिक्यूशन या उसकी नहीं है, बात होती है विल की। क्या नैब की विल है कि एक नीट एंड क्लीन इलेक्शंस हों, और उसमें ऐसे लोग के जो के टेंटेड हैं करप्शन के साथ या कॉन्विक्ट हैं, ऑलरेडी उनको सज़ा हुई है, उनको इजाज़त ना दी जाए? तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस शख्स को सज़ा नहीं हुई फिर उसको कानून नहीं रोकता कि वो इलेक्शन ना लड़ सके। अगर उसका केस चल रहा है तो वो चलता रहेगा, और बहुत से केसेस तो वो हैं कि जो पुराने चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शंस का अभी अगर 3 माह हैं या 4 माह हैं उसमें, इट डजंट मीन कि इस नैब के प्रोसेस को रोक दिया जाए, हॉल्ट पे करते हैं कि जी मुल्क में इलेक्शंस होंगे उसके बाद एहतसाब का अमल होगा। तो आई थिंक कि इस प्रोसेस को तो ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए नहीं है, क्योंकि माजी में तो हमने यही देखा कि ये पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग, और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अपने रिमार्क्स भी हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया गया है। बाकिर साहब की ये रिमार्क्स भी थे और दीगर जजेस के भी हैं। हाँ। तो लेकिन अक्रॉस अगर ये होता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोगों के जो कि करप्शंस में इन्वॉल्व है, अगर उनके खिलाफ घेरा तंग होता है और मौजूदा हुकूमत या जो इस वक्त हेल्म ऑफ द अफेयर पे हैं वो अगर समझते हैं कि हमने ऐसा एक इलेक्शंस की तरफ जाना है जिसमें बनिस्बतन ज़रा साफ लोग आए, तो आवाम इसको अप्रिशिएट करेगी। आई डोंट बिलीव कि आवाम इसको कोई ऐसी नज़र से देखेगी कि ये कोई यकतरफा। लेकिन अगर हमें नज़र आया कि नहीं, एहतसाब की सारी जो फोकस है वो सिंध में नज़र आया या एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नज़र आया, तो फिर वो उसके बड़े बैड रिपरकशंस होंगे। फिर आवाम इसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें भी लेवल प्लेइंग, और यही सिंध से नारा भी आ रहा है, बिलावल साहब भी गालिबन समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि जी पंजाब में कुछ नहीं हो रहा या मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियां हैं, मियाँ साहब जो कॉन्विक्ट हैं वो भी अगर आ जाते हैं उन्हें नहीं पकड़ा जाता, और अब तो एहतसाब का नया वो जो पुराना कानून था दोबारा आ गया, नया खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ, शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नौकरी का एक रूल ये भी है कि बॉस का जो मशवरा होता है उसको भी हुक्म माना जाए, क्योंकि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। अब इसे वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को मशवरा कहें या शराइत का दूसरा नाम दें, IMF के बाद आलमी बैंक ने भी वतन अजीज़ की मईशत में बेहतरी के लिए 5 तजावीज़ दी हैं। 5 तजावीज़ में टैक्स लगाने और वसूलियों को बेहतर करने के मशवरे हैं। यानी अगर सियासी जमातों और पॉलिसी साज़ों के इत्तफ़ाक़ राय से इन तजावीज़ पर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन इन पर हो जाता है तो टैक्सेस की वसूलियाँ 7.2 खरब रुपए से बढ़कर
14 से 15 खरब रुपए तक जा सकती हैं। इन 5 इस्लाहात में सबसे पहले नंबर पर है कि पाकिस्तान का जो अमीर तबका है उस पर टैक्स छूट खत्म और जनरल सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम से कम करना होगा। दूसरा मशवरा ये दिया है कि तंबाकू यानी सिगरेट समेत समाजी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी और टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। तीसरी तजवीज़ ये है कि रियल इस्टेट यानी तामीराती काम और ज़राअत को पहले टैक्स नेट में लाया जाए, फिर मरहलावार टैक्स को बढ़ाया जाए। एक तजवीज़ ये भी है कि टैक्स को कलेक्शन बढ़ाने के लिए आसान और सादा इनकम टैक्स निज़ाम लागू किया जाए। पाँचवीं तजवीज़ ये है कि कार्बन के अखराज पर भी टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का ये मानना है कि पाकिस्तान में 1,25,00,000 लोग गुर्बत का शिकार हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 6% से बढ़कर 12.2% पर चली गई है। उन्होंने ये भी निशानदही की है कि सरकारी शोबा न सिर्फ गैर मौसर बल्कि नाअहल भी है। मौजूदा सिस्टम में बिजली पैदा करने वालों यानी IPPs को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया जा रहा है। इस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम करेगा कौन? कई हुकूमतें आईं, कई गईं, मगर पाकिस्तान का मसला हमेशा से ही गुड गवर्नेंस रहा है। अब तो मुल्क में एक निगरान सेटअप है। क्या ये इस्लाहात इनके बस में है? एक तरफ हुकूमत गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे की एक बार फिर से तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ IMF के बाद आलमी बैंक भी पाकिस्तान से टैक्स पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इस बार IMF ने इतनी शफकत ज़रूर की है कि हुकूमत को ये कहा है कि गरीबों की बजाय अमीरों पर टैक्स लगाएं, लेकिन टैक्स लगाने वाले खुद ही अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो खुद की बजाय अवाम को ही टारगेट करते आ रहे हैं हमेशा की तरह। पाकिस्तान इस वक्त IMF के स्टैंड बाय मुआहदे में है। दूसरी किस्त मिलने से पहले नवंबर में इक्तसादी रिव्यू भी होना है और कुछ शराइत हैं जिस पर हमें अमल भी करना है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक के गरीब आवाम के सामने मज़ीद टैक्सेस लगाने के मशवरे ज़ाहिर है ये किसी ड्रोन हमले से कम तो नहीं है। इन 5 तजावीज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनका असर मुस्बत होगा या मज़ीद आवाम इसमें पिस कर रह जाएगी। इसी पर बात करूँगी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर माशियात मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये जो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 5 तजावीज़ को लेकर मशवरे दिए हैं, आपके हवाले आपकी सोच क्या कहती है? क्या ये दुरुस्त है? ये कोई नई चीज़ हमें बता दी है कि आप अमीर तबके पर टैक्स लगाएं, गरीबों को जो है वो आप उन पर इतना टैक्स लगाएं? इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी की वो बात करें उन आइटम्स पर जो नुकसान पहुंचाती हैं, फिर रियल इस्टेट, तामीराती काम और ज़राअत, इनको टैक्स नेट पर लाया जाए। ये बातें तो बड़ी कॉमन बातें हैं। ये तो किसी भी मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए तो पहले इकदाम होने चाहिए। ये कौन सी नई बात है जो वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है? जी शुक्रिया। दरअसल हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले चुके हैं रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट के नाम से। ये सेकंड चल रहा है। फिर उसका देखे वफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी लिया। अब समझ नहीं आती कि ये सब चीज़ें जैसे आपने फरमाया ये तो सबको पता है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मुसलमान असूल हैं। फिर पहले तो ये लोग लोन लेते हैं इस काम के लिए। लोन तो लिए जाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आपने लॉन्ग टर्म लोन ले, मुल्क की वो जो है आप प्रोफिशिएंसी बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। ये इन चीज़ों के लिए तो बाहर कैफ लोन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो हल ऑलरेडी जो लोकल लोग हैं वो भी दे चुके हैं, सब जानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत अरसे से बहुत से लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो शराफिया के ऊपर टैक्स है वो उसकी छूट जो है वो अब तो खुद भी ये बजट में बताते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर के चैप्टर में। और FBR भी जब फाइनेंस बिल पेश करता है तो उसके नीचे लिखता है तो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन तक है। तो अगर उसमें से अगर हम आधी भी जो है मराद वापस ले लेते जो बिला वजह दी हुई है मराद याफ्ता तबकात को, जो उनकी सैलरी ऑलरेडी बहुत हाई है और मराद पहले से भी उनको हुकूमत से मुयस्सर हैं, तो फिर वहाँ से काफ़ी फिस्कल स्पेस निकल आती है और हमें इतनी। लेकिन मसला ये है जो टैक्सेस लगाते हैं वो तबका कौन सा है? क्या वो अशराफिया से ताल्लुक नहीं है उनका? जो मराद अपने आप को देते हैं वो तबका कौन है? वो अपने आप को मराद देते हैं। मसला ये है कि जिन्होंने टैक्स लगाना है वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना डॉक्टर साहब? जी हाँ, लेकिन वो टैक्सों में जो छूट दी हुई है उसका जिक्र तो बहुत अब होने लगा है। तो चलें वो अपने ऊपर टैक्स न लगाएं, जो छूट ली हुई है वही वापस ले लें ताकि सबके लिए बराबर टैक्स तो हो जाए। अभी तो ये मसला है ना कि 1.5 ट्रिलियन की तो उन्होंने अपने आप को एग्जम्पशंस दे रखी हैं। मसला ये है कि नए टैक्स ना लगाएं, मगर जो टैक्सों में छूट है वो तो खत्म। अब जब एक मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी ही 10-12 लाख है तो उसके ऊपर फिर उन्हें फ्री रेजिडेंस, उसकी पेट्रोल, फिर बिजली, इस तरह की मराद जो है उसका ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आप कोई फ़ायदा लेते हैं कोई भी, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो अगर
एम्प्लॉय को कोई भी फायदा दे तो उसको ऊपर टैक्स लग जाता है, काइड में भी हो तो मार्केट रेट पे टैक्स लग जाता है। तो सबके लिए एक जैसा टैक्स होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब जो जी जी जी, तो इसके अलावा उन्होंने सेल टैक्स की भी सही बात की है कि 18% तक हम ले गए हैं, जिसका बोझ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हम 70% तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो उसका बोझ तो फिर गरीब लोगों पे जिनकी कम आमदनी है उन पे ज्यादा पड़ता है और अमीर लोगों पे कम बनता है। तो उनका कहने का मकसद ये है कि आप अपने डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में तवाज़ुन पैदा करें, क्योंकि जुडिशियस बैलेंस होना चाहिए दोनों में, तभी इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है और ये जो इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, वो भी इसी वजह से होती है कि आप ये जो एमएनएसटी स्कीम्स लाई जाती रही हैं, ये नून लीग के दौर में भी लाई गई हैं, ये तहरीक इंसाफ के दौर में भी लाई गई हैं। ये इस वो कहते थे ना, काले धन को सफ़ेद करना, जिसने करना है वो रातों रात कर ले, टैक्स नेट में सब लोग आ जाएं। तो ये क्या ये भी हमारे सिस्टम में यूज़फुल ये नहीं रहा एमएनएसटी स्कीम का सिस्टम जो है? क्योंकि आज भी हमें कह रहे हैं कि रियल स्टेट को भी आप जो है तामीराती शोबा है, इसको भी आप टैक्स नेटवर्क में लेके आए, इन सबको तो आप स्कीम्स देते रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं इस नेट में आते। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत एक साल में 3 भी एमनेस्टीज देखी हैं, मगर उसके बाद भी ये होता है तो वहाँ बहुत बड़ा टैक्स लॉस हो गया उस साल जब एमनेस्टी दी। आने वाले दिनों में ख्याल है कि चले फिर वो अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो भी आमदन है उसके मुताबिक टैक्स देंगे, मगर वहाँ भी कोई उनके लिए बहुत मराद याफ्ता जो है वो ऐसी प्रोविजंस रखती जाती हैं कि वो रियल इनकम पे टैक्स ना दे, बल्कि आप और मुझ पे पास ऑन कर दें। जैसे इस वक्त डेवलपर्स के ऊपर फिक्स्ड रेट लगाया हुआ है जो पर स्क्वायर फीट के लिहाज से, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, वो आप जब भी कोई चीज बेचेंगे उसकी कीमत में शामिल करके आप और मुझसे ले लेंगे। तो मसला ये उनका सही है कि जो कैपिटल गेन्स हैं, जो बड़ी बड़ी जायदादें बेच के लोग कैपिटल गेन हासिल करते हैं, दूसरी चीजें हासिल करते हैं, तो यकसन निज़ाम अगर हो जाए और लो रेट हो जाए, बल्कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए तो आपको चाहिए कि आप बुनियाद वसी कर लें और रेट कम कर लें, तो उससे ज्यादा टैक्स भी आ जाएगा और लोग खुशी खुशी देंगे भी। और कुछ हुकूमत को सोचना भी चाहिए। लेकिन ये जो आप इनकम टैक्स की बात करें कि आप टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय सादा सी बात है कि आप इनकम टैक्स जो है ना वो निज़ाम लागू करें। इनकम टैक्स तो ऑलरेडी है, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, सब देते हैं, एक जो गरीब दुकानदार है वो भी देते हैं, सब तो इनकम टैक्स देते हैं, तो किस पर मजीद इनकम टैक्स लगाने की बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक? वो ये बता रहे हैं कि दरअसल जो आपको सब रिटर्न्स आनी चाहिए वो नहीं आती हैं, एडवांस टैक्स इतने लगाए हुए हैं और फिर कहा हुआ है कि अगर आप नहीं देना चाहते रिटर्न तो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देकर आप अपनी जो असल आमदन है उसको छुपाए रखें। ये जो फाइलर नॉन फाइलर, तो बहुत सी डिस्टॉर्शंस हैं, कहीं ज़्यादा टैक्स रेट हैं, कहीं कम है, और वो ये कहना चाहती है। उसका पेपर अगर देखें जो रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट का है, तो अगर पाकिस्तान में 4 मिलियन रिटर्न्स आती हैं तो उसमें से 2 मिलियन तो जीरो रिटर्न्स या बिलो टैक्सेबल देते हैं, सिर्फ इसलिए बचने के लिए कि हाई रेट ऑफ टैक्स ना लगे। ये फाइलर हम जैसे आप जैसे लोगों की मजबूरी है और कोई चारा ही नहीं है। अब सैलरी पे ज्यादा रेट लगा दिया है कि सैलरी वाले लोग बेचारे आगे इन्फ्लेशन के हाथों तंग थे, ऊपर से उनके रेट और बढ़ा दिया। तो उनका मतलब है कि ये डिस्टॉर्शंस खत्म करें और एक यकसा जो है वो रेट के ऊपर सबको टैक्स करें। बिल्कुल सही। अब हाँ, ये जो बिजली दोबारा महंगी करने की बात कर रहे हैं, बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी है, पेट्रोल 400 तक की बातें होना शुरू हो गई कि पेट्रोल 400 पे जाना है, बिजली और महंगी होनी है, फिर सर्दियां आ रही हैं, गैस महंगी होनी है, तो क्या हाल होगा हमारी मैशत का? कि आप देखते हैं वहाँ इनकी नालायकी और बदइनमानियों की वजह से लाइन लॉसेस भी हैं, फिर आपने देखा सर्कुलर डेट है, फिर कैपेसिटी पेमेंट्स है, जो हुकूमत की अपनी जो बैड गवर्नेंस है उसका जो है वो एंड पे खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हमारे बिलों में चोरी की रकमें भी पूरी दुनिया सोलर को सपोर्ट कर रही है और हम IPPs के चुंगल से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उनको पैसे भी देते हैं, जो बिजली बनती है वो भी हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और कैपेसिटी की मद में भी हम लोग इतनी पेमेंट बिल्कुल सालाना अरबों रुपया उनको पे कर रहे हैं। मसला ये है कि पूरी दुनिया सोलर के लिए लोगों को फोर्स कर रही है, हम लोग जो है वो सोलर पे अपने लोगों को शिफ्ट करने के लिए राजी नहीं है, उनको कोई इंसेंटिव्स ही नहीं दे रहे हैं। उसको बजाय उसके ऊपर 18% टैक्स लगा देते हैं ताकि कोई लगा भी ना सके, और जब बिल आते हैं उसमें 9 तरह के टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत ने इन यूटिलिटी बिलों के जरिए और फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के अपने खजाना भरने का अजीब तरीका बनाया हुआ है, उसका बोझ भी लोगों पे ही पड़ता है और उधर से कर्जा भी लेते रहते हैं। तो ये नहीं कोशिश करते कि निज़ाम ठीक करें। उसी ममालिक में तो चले टैक्सेस का ये फायदा है कि वो फिर उनको सतह गुर्बत से ऊपर लेकर आते हैं, हम उनको नीचे लेके जा रहे हैं। तो ना हमारा कर्जा कम हो रहा है, ना हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, ना हमारे लोगों को कोई फायदा हो रहा है।
तो टैक्स भी ज्यादा लें और मुल्क का भी कोई फायदा ना हो, लोगों का भी कोई फायदा ना हो, तो फिर इतना हैवी टैक्स लगाने की क्या अपने खर्चे कम नहीं करते हैं? ये इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF को भी चाहिए कि खर्चों का भी जिक्र किया करें। तो जहाँ टैक्सेस लगाने की जरूरत है वहाँ खर्चे भी तो कम करने की उतनी ही जरूरत है। बिल्कुल सही। क्या निगरान हुकूमत के इख्तियार में है ये जो मुआशी इस्लाहात की हम बात करते हैं और ये वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, क्या ये निगरान हुकूमत कर सकती है जो खुद 3 महीने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खाका उन्होंने नई हुकूमत के लिए तैयार किया है। वर्ल्ड बैंक ने तो अपनी रिपोर्ट नई हुकूमत के लिए तैयार की है। ये तो इसके लिए असम्बली का होना जरूरी है, वहाँ कुछ लॉ पास होंगे, कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। इस हुकूमत को तो ये मैंडेट ही हासिल नहीं है, इनको तो चाहिए जल्दी से इलेक्शन करवाएं और घर जाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे मुआशरात मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।